नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। जिला बल और सीआरपीएफ के जवानों ने यह कार्रवाई की है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा और आउटपल्ली के जंगलों में यह मुठभेड़ अंजाम दी गई है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस को यहां पर सफलता भी हाथ लगी है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने यह सम्मिलित कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में यह सफलता हाथ लगी है। 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा और आउटपल्ली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने यह जानकारी भी दी है। तो 1 लाख का इनामी नक्सली बीजापुर में वारदात ढेर हो गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, और क्या जानकारी इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? मुठभेड़ खत्म हो गई या अभी भी जारी है? जी देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी पुलिस को। इसी सूचना के आधार पर जो है डीआरजी और जिला बल के साथ ही सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए उस इलाके में रवाना किया गया। आज तड़के करीब 9:30 बजे के आसपास माओवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में जो है एक माओवादी मारा गया है। मारे गए माओवादी का नाम हेमला विकास बताया जा रहा है। हालांकि इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाया, मगर पूरी घटना की जानकारी देते हुए एसपी कमलोचन कश्यप बताते हैं कि मारे गए माओवादी पे छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। जी बिल्कुल, 1 लाख का इनामी नक्सली ये घोषित था, जिसको ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान कितने नक्सली थे? कुछ बरामद हुआ या फिर कुछ और अभी सर्चिंग चल रही है क्या? जी देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि करीब 15 से 20 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी पुलिस को। हालांकि इस घटना के बाद जो है घटनास्थल से माओवादी भाग खड़े हुए और घटनास्थल से माओवादियों के जो है दैनिक उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। इसके अलावा किसी तरह का कोई हथियार बरामद हो पाया या नहीं हो पाया, ये जो तस्वीर है, ये जो स्थिति है, तभी स्पष्ट हो पाएगी जब जवान जंगल से वापस सुरक्षित थाने तक पहुंचेंगे। जी प्रशांत जी, ये बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उसी रणनीति का हिस्सा भी है। लगातार एग्रेसिव रणनीति सुरक्षा बलों के जरिए अपनाई जा रही है। सरकार लगातार नक्सलियों को घेरने की कोशिश में और बैकफुट पर ढकेलने की प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है और मरवाही उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव आज जिला कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजस्व मंत्री, सांसद, विधायक सहित संगठन के अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरू से ही मरवाही चुनाव को लेकर गंभीर रहे हैं। पार्टी मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए क्षेत्र में दिन रात लगी हुई है। मंत्रियों समेत 50 से अधिक विधायकों और संगठन के नेताओं को मरवाही विधानसभा के विभिन्न सेक्टरों की जिम्मेदारी दी गई है। ये उपचुनाव महत्वपूर्ण है। जो हम लोगों ने 18 महीने में जो काम किया है उसका प्रतिसाद मरवाही की जनता अवश्य देगी। बहुत दिनों से वहाँ की जनता की मांग थी कि जिला बने लोरलिया, पेंड्रा और मरवाही, और वो हमारे शासनकाल में बना। विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। विकास की बड़ी अपेक्षा थी। 15 साल तक के कोई काम मरवाही विधानसभा में नहीं हुआ था और हम लोगों के कार्यकाल में बहुत तेजी से निर्माण कार्य। तो आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है, जहां बीजेपी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब बारी कांग्रेस प्रत्याशी की है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव आज जिला कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्व मंत्री, सांसद, विधायक सहित संगठन के दूसरे बड़े नेता भी इस नामांकन दाखिल करने के दौरान
मौजूद रहेंगे। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियां जबरदस्त कांग्रेस, बीजेपी और जेसीसीजे की। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जा चुका है और अब कांग्रेस की तरफ से के ध्रुव भी नामांकन दाखिल करेंगे। उधर मरवाही जाने की कड़ी में सीएम भूपेश बघेल कोरबा के पसान पहुंचे, जहां हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद गौरेला के लिए वो रवाना हो गए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही जाने की कड़ी में कोरबा के पसान पहुंचे और हेलीपैड पर उनका स्वागत भी हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें कोरबा से सामने आई हैं। हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि मरवाही में लगातार सियासी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। बाय इलेक्शन में हर मुमकिन कोशिश सियासी दलों की सीट को जीतने की है और दरअसल मरवाही पर तिकोना मुकाबला है जेसीसीजे, कांग्रेस, बीजेपी के बीच। और इस बीच खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल कोरबा के पसान पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। अमित जोगी को चुनाव लड़ने से रोकने पर बयान है ये। ना तो हमें इसका अधिकार है और ना हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसके पास वैध प्रमाण पत्र होगा वही चुनाव लड़ सकेगा। की बात नहीं है, क्योंकि आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट में वही चुनाव लड़ सकता है कि जिसके पास जो आदिवासी हो। तो आदिवासी के जिसके पास प्रमाण पत्र हो वही तो चुनाव लड़ेगा। किसी कैसे लड़ने दे दिया जाएगा। अब वो निर्वाचन आयोग को देखने का है, क्योंकि उसके अलग से नियम बने हुए हैं। जो हम सामान्य सीटें हैं वहाँ फार्म की कीमत अलग है, नॉमिनेशन फाइल करते तो उसकी कीमत अलग है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसके लिए अलग दर है। तो वो सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और उसके तहत ही चुनाव होगा। तो दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया कि कांग्रेस ना तो किसी को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है और ना वो ऐसा करना चाहती है। दरअसल ऋचा जोगी के मद्देनजर लगातार जेसीसीजे के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं और इतना नहीं, हमला भी किया जा रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस चुनाव में शामिल नहीं होने देना चाहती है ऋचा जोगी को। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई। ममता, एक बात साफ है कि भाई जिसके पास कार्ड होगा या ये कहें कि जो अधिकार होगा जिसको लड़ने का, जो एसटी कैटेगरी से होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बात बिल्कुल साफ, लेकिन इस पर सियासत बहुत हो रही है ममता। देखिए, बिल्कुल मरवाही की सीट अगर हम बात करें तो परंपरागत जोगी परिवार की सीट रही है। 3 बार जो अजीत जोगी हैं वो वहां पर विधायक रहे हैं और एक बार उनके बेटे जो हैं वो अमित जोगी रहे हैं। अभी जिस तरह से उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार इस पर एक तरह से कहें कि सियासी घमासान मचा हुआ है। और स्पेशली जब ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर फिर से अगर हम बात करें तो जो जाति का मसला जो है वो जोगी परिवार के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है, चाहे वो अजीत जोगी की जाति को लेकर हो। अब जो है ऋचा जोगी की जाति को लेकर जिस तरह से और अब निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अमित जोगी ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस सरकार है वो चाहती ही नहीं है कि उनका जोगी परिवार जो है वो चुनाव लड़े और यही वजह है कि इस तरह के सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि सारी चीजें स्पष्ट है, जो चीजें हैं वो जो है निर्वाचन कमेटी जो है वो और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सब तरफ उनके सामने आ रही है और ये कहीं भी सरकार के हाथ में नहीं है। जो चीजें हैं कि अगर वो एसटी की सीट है तो एसटी का ही जिसके पास प्रमाण पत्र है वो लड़ेगा। तो जाहिर तौर पर अब देखना ये है कि इस मामले में और किस तरह से सियासत होती थी। लेकिन इस बीच ये जरूर हो गया है कि अमित जोगी आज 1 बजे जो है वो नामांकन
जिस तरह से दाखिल करने के लिए गए हैं। तो लेकिन अभी भी बिल्कुल ममता, ये हम उस लिहाज से भी देख सकते हैं कि JCCJ के जरिए इस तरह की अगर बात कही जा रही है तो सिंपैथी हासिल करने की कोशिश, दूसरा ये कि इस कोशिश को कांग्रेस हर हाल में नाकाम करने की प्रयास कर रही है। ममता, बिल्कुल देखिए, और अगर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बड़ा उन लोगों ने एक चीज तय करके रखी कि इस पूरे मसले को लेकर जितना जो अमित जोगी जिस तरीके से इस मामले को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं कि मेरे परिवार को लड़ने नहीं देना चाहते और तमाम चीजें, लेकिन कांग्रेस बड़ी संयमित होकर जवाब दे रही है। वो एक ही बात कह रही है कि ये सरकार के पास नहीं है, जो चीजें हैं, जो कमेटी है, वो सारी चीजें जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो है सारी चीजें डिसाइडेड है और सारे नियम कायदे जो नियम कायदों के अंदर आएगा वो चुनाव जीतेगा। इसमें कौन किसको मना कर सकता है। तो जाहिर तौर पर ये जो स्टैंड जो रखा है वो काफी सोच समझ कर रखा गया कि स्पष्ट तौर पर न इससे इनकार किया जाए न वो किया जाए, साफ तौर पर बोल दिया जाए कि जो चीजें नियम के अंदर है वो है, आप जाति प्रमाण पत्र लाइए, आप चुनाव लड़िए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लेकिन अमित जोगी जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर जातिगत तरीके से ले आए हैं, और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो अजीत जोगी के समय से ये जाति का मसला चलता रहा है और एक बड़ी सिंपैथी अगर हम बात करें तो उसको लेकर लेने की कोशिश की जाती रही। लेकिन लगातार अगर हम बात करें पिछले बिल्कुल कोशिश यही कि सिंपैथी कैसे गेन की जाए इस सीट पर। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। राजभवन से टकराव पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विवाद या टकराव जैसी कोई बात नहीं, दायरे में रहकर सरकार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान आया है। दरअसल राजभवन के टकराव मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उनका कहना है कि विवाद या टकराव जैसी कोई बात नहीं है, दायरे में रहकर ही सरकार अपना काम कर रही है। देखिए, कोई विवाद नहीं है, सबके अपने दायित्व, कर्तव्य और अधिकार संविधान के माध्यम से सुनिश्चित है और उसी दायरे में रहकर ये हमारी सरकार काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश बीजेपी की बैठक, बीजेपी की नई कार्य समिति की पहली बैठक है ये। 19 अक्टूबर को मीटिंग होगी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। वहीं रमन सिंह समेत बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी इस महत्वपूर्ण बैठक में। तो प्रदेश बीजेपी की बैठक होने जा रही है। बीजेपी की नई कार्य समिति की ये पहली बैठक होगी। 19 अक्टूबर को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह और कई दूसरे बड़े दिग्गज नेता भी बीजेपी के शामिल रहेंगे। दरअसल सरकार को घेरने के लिए मंथन होगा। इस बैठक में रणनीति बनेगी, कैसे सरकार को विभिन्न मसलों पर घेरा जाए। उधर पुलिसकर्मियों की वेतन से बिना सहमति कटौती का मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पुलिसकर्मी प्रदीप दिवाकर और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 2008 से बिना सहमति के हर साल 1500 से 3000 रुपए तक कटौती की जा रही थी, जिसे बंद करने की मांग की गई थी। और खबर दुर्ग से, जहां तीसरे दिन भी सांसद विजय बघेल का अनशन जारी है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए सांसद 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सांसद अनशन कर रहे हैं। तीसरा दिन है उनके अनशन का और अभी भी यह अनशन लगातार जारी है। और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से, ड्रग्स सप्लाई मामले में ये बड़ी खबर है। पुलिस देश के बाहर भी करेगी कार्रवाई। ड्रग्स सप्लाई मामले में पुलिस को लिंक मिले हैं। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने जो डेटा डिलीट किया है, पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल डेटा को अब रिकवर किया जा रहा है। आरोपियों के चैट और बातचीत के आधार पर प्रदेश के भीतर और बाहर भी कार्रवाई होगी। तो ड्रग मामले में अब कार्रवाई को और विस्तार देने की तैयारी है। रायपुर से ये बड़ी खबर है, पुलिस अब देश के बाहर भी कार्रवाई करेगी। ड्रग्स सप्लाई मामले में पुलिस को कई लिंक मिले हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए आरोपियों ने
बड़े स्तर पर डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन अब पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल डेटा को रिकवर किया जा रहा है और उससे जो जानकारी मिल रही है उसी के आधार पर कार्रवाई को और विस्तार दिया जाएगा ड्रग मामले में। तो ये बड़ी खबर है ड्रग्स मामले में कि अब कार्रवाई को और ज्यादा डिटेलिंग के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल जो डेटा डिलीट कर दिया गया था आरोपियों के जरिए मोबाइल से, उसे भी अब रिकवर किया जा रहा है और प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर भी अब एक्शन होगा। ड्रग्स मामले में जो लिंक्स मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। कई बड़े रसूखदार चेहरे भी इस शिकंजे में आए हैं। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या अब ऐसे क्लू मिले हैं जिसके आधार पर हो सकता है कि और प्रदेश के बाहर भी पुलिस कार्रवाई करे ड्रग्स मामले में? पुलिस इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी लोगों के मोबाइल जो है पुलिस ने जब्त किए हैं और उनका डाटा जो है रिकवर किया जा रहा है। पहले जो आरोपी पकड़े गए थे वो तो अपना डाटा डिलीट नहीं किए थे, लेकिन बाद में जो आरोपी पकड़े हैं सभी ने अपना डाटा डिलीट कर दिया था, जिसको पुलिस लगातार रिकवर कर रही है फोरेंसिक लैब के जरिए। और उसके बाद जो है उसमें जो चीजें निकल कर आ रही, चैट निकल कर आ रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, उनके आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये पता चला है कि पुलिस के प्रदेश के बाहर भी इनके लिंक थे। अभी तक जितनी कार्रवाइयां पुलिस ने की है सब प्रदेश के अंदर की है, चाहे वो रायपुर से गिरफ्तारी हो, बिलासपुर से गिरफ्तारी हो या फिर भिलाई से गिरफ्तारी हो। लेकिन अब प्रदेश से बाहर जाकर पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी, चाहे वो मुंबई में ड्रग पैडलर जिनके पास से ड्रग लाने की बात हो या फिर और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस घटना के बाद से प्रदेश छोड़कर फरार हो गए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ लोग विदेश भी भाग गए हैं। इन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी और तमाम लोगों को और भी इस मामले में परत दर परत जब जांच चल रही है तो कई लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जो इन्वॉल्व है ड्रग पैडलिंग में, जो उन सभी की गिरफ्तारी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि उस डेटा को भी अब रिकवर किया जा रहा है और स्वाभाविक है कि जब डेटा रिकवर होगा तो उससे जांच को आगे बढ़ाने में और जो आरोपी हैं या जितना भी जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। राघवेंद्र, निश्चित रूप से जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल ही एक जरिया है जिसके माध्यम से चाहे वो जिनको बेचना हो उनके संपर्क में रहते हैं या फिर जहाँ से माल खरीद कर लाना हो, कोकीन जैसे ड्रग्स खरीद कर लाना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं फोन के ही संपर्क में रहते हैं। तो यही वजह है कि उसमें से चाहे व्हाट्सएप चैट हो या फिर कॉल डिटेल्स हो, इन सभी को रिकवर करके पता लगाया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से नंबर पे ज्यादा बात होती थी, ऐसे कौन से नंबर है जहाँ पे चैट किया जाता, तो उनके आधार पर जो है अभी केवल छत्तीसगढ़ से गिरफ्तारी की गई है, प्रदेश के बाहर से भी गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि एक और डिटेल्स भी अब खंगाली जाएगी, किससे कब की कैसी बात हुई और क्या उसके क्या कनेक्शन। स्वाभाविक है। शुक्रिया आपका राघवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ड्रग्स मामले में अब रायपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है जगदलपुर से। डी मर्जर होगा निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद मजदूर संगठनों में रोष है। बेमियादी धरने पर बैठेंगे मजदूर संगठन। 26 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन जारी होगा। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है जगदलपुर से। दरअसल नगरनार स्टील प्लांट को डी मर्जर किया जाएगा। इसका डी मर्जर होगा, निर्माणाधीन है ये नगरनार स्टील प्लांट। केंद्र सरकार ने इसके डी मर्जर की मंजूरी भी दे दी है और डी मर्जर की मंजूरी के बाद मजदूर संगठनों में जरूर नाराजगी है, रोष है। और इसके बाद जो मजदूर संगठन है वो बेमियादी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर से मजदूर संगठनों का प्रदर्शन शुरू भी हो जाएगा। उधर बालोद जिला में जंगली हाथियों का एक दल प्रवेश कर गया है। माना जा रहा है कि कांकेर के जंगल से होते हुए ये दल गुरुवार को बालोद जिला के जंगल में पहुंचा है। जिले के पहली बार जंगल में हाथियों का दल पहुंचा है और इस दल में लगभग 22 हाथियों के होने की बात सामने आ रही है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। विभाग लगातार इस दल पर नजर रखे हुए है। साथ ही उन क्षेत्रों के गांव में मुनादी भी कराई गई है।
खबर कवर्धा से है, जहां धुंध ही धुंध नजर आई है। आपको बता दें, सड़कों पर भी घना कोहरा यहां पर नजर आ रहा है। तो कवर्धा में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दरअसल यहां धुंध ही धुंध जमकर नजर आ रही है, सड़कों पर घना कोहरा भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, अचानक मौसम में तब्दीली आई है, मौसम में बदलाव आया है, घना कोहरा सड़कों पर पसरा हुआ है। उधर बस्तर में 75 दिनों तक मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपने आप में खास है। 75 दिनों तक हर दिन सैकड़ों सालों से निभाई जा रही रस्म भी खास है, जिसे बस्तर के आदिवासी सैकड़ों सालों से उसी रूप में मनाते चले आ रहे हैं। बस्तर दशहरे की विधिवत अनुमति देने के लिए बस्तर दशहरे की सबसे खास रस्म है काछन गादी, जिसे निभाने के लिए इस बार भी पनिका जाति की कन्या उपवास रखे हुए आज राज परिवार के सदस्य राजमहल से पैदल चलकर काछन गुड़ी पहुंचेंगे, जहां बेल कांटों के झूले में रही काछन देवी से विधिवत बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति लेंगे। इस रस्म को पूरा करने के दौरान बस्तर की बुजुर्ग महिलाएं विशेष प्रकार के बस्तरिया वाद्य यंत्र के जरिए देवी देवताओं को जगार गीत गाकर देवी का आह्वान करती हैं। हालांकि इस बार कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और इस वजह से जिला प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उसके तहत काछन देवी की इस रस्म को आम लोग नहीं देख पाएंगे, सिर्फ रस्म में भाग लेने वाले ही शामिल हो पाएंगे। बड़ी खबर है रायपुर से। राजभवन और सरकार के बीच टकराव का मामला। राजभवन पहुंचे राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर राजभवन पहुंचे हुए हैं। दोनों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। टकराव या तल्खी जैसी कोई बात नहीं है, ये कहना है रविंद्र चौबे का। राज्यपाल हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं। सरकार और राजभवन के बीच संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।